नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले। हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। जय श्री राम। जय जय श्री राम। बाबा जी, सोशल मीडिया से मेरे पास बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं। मैं जहाँ भी स्क्रॉल कर रहा हूँ, वहाँ वीडियो दिखाई दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी वीडियो आ रहे हैं। पंजाब को बचाए जाने की मुहिम शुरू हुई है और ये कहा जा रहा है कि साहब भइयों को यानी जो प्रवासी मजदूर जिनमें ज्यादातर बिहार से हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश से हैं, यानी यूपी और बिहार के मजदूर आप कह सकते हैं, या और भी प्रांतों के, उन सबको वहां से भगाया जा रहा है। ये क्या चक्कर है और प्रवासी मजदूरों को भगा के पंजाब बचाया कैसे जा रहा है? ये मुहिम की शुरुआत क्या हुई? क्योंकि इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर जरूर है, बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं और इतनी चर्चा नहीं हो रही है। आप लगातार इसको फॉलो कर रहे हैं, लगातार आप इस पर बात भी कर रहे हैं। जी सर। सर, रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता जो है ना, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। सर, जो जो लोग अपनी ही लाइफ लाइन को काट देने पर आमादा हों, उनको कोई क्या समझा सकता है? अच्छा, ऐसी भी बात नहीं है कि इतने नादान हैं कि समझते नहीं है, पर जो लोग सर जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो पर्दे के पीछे से अपना काम कर रहे हैं। और सर ये शुद्ध विशुद्ध खालिस्तानी मुहिम है। मॉडस ऑपरेंडी देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि खालिस्तानियों की राह में सिर्फ एक रोड़ा है, वो है पंजाब की हिंदू पॉपुलेशन। और रही सही चर्च के चंगुल में आके ईसाई बन चुकी है। आईएसआई की चूंकि गोद में बैठा है खालिस्तानी आज का डीप स्टेट, और आईएसआई की गोद में उनके द्वारा फंडेड है, इसलिए मुसलमान को कुछ कहने की हिम्मत नहीं है, बल्कि मुसलमान एजेंडे को सूट करता है। यदि पंजाब में बहुत सारे मुसलमान आ जाए और हिंदू अल्पसंख्यक और हो जाए, सो कॉल्ड है, परंतु जो पिछले 20 सालों में डेमोग्राफी चेंज हुई है, पंजाबी खासकर सिख अपनी मां का गहना बेच के, जमीन बेच के, हवेली बेच के गया है कनाडा। जब पुराने जमाने में जो गया था वो वहां कमाता था, यहां बनाता था, डॉलर वहां से यहां आता था। अक्टूबर में एनआरआईज आके भर जाते थे, इतना बिजनेस बूम पे होता था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 5 महीना सब लोग आके वहां साल भर खटते थे, यहां पैसा खर्चा करते थे, शादियों में रौनक होती थी, क्या जबरदस्त प्रॉपर्टी का बूम होता था। आए हैं तो औसतन एक महिला जो है वो 4 से 5 लाख रुपए की, उस जमाने में 1990 की बात बता रहा हूं, तब शॉपिंग करके ले जाती थी। मुझे मेरे एक रिश्तेदार तो 50 सूट खरीद के लेके गई थी। मैंने पूछा ये इतना का हुई? बोले नहीं, अब 2-3 साल बाद आना होगा। तो 50 सूट। तो सर वो इकोनॉमी थी। आज क्या है? ना ना ना, अब वहां कमाता है, वहीं इन्वेस्ट करता है, बल्कि वहां इन्वेस्ट करने के लिए यहां बेच रहा है। और औसतन हर साल 5 लाख स्टूडेंट कनाडा और विदेश पढ़ने जा रहा है, और एक स्टूडेंट का औसतन पहली किस्त 25 लाख की है। उसके बाद अगले 1 साल में 10 लाख और बाप भेजता है। पुराने जमाने में तो था कि कमा के भेज दिया करते थे, सब साल भर में 5-10 लाख भेज देते थे। अब तो वहां भूखे मर रहे हैं। तो सर बात यह कि इनका यूथ तो चला गया कनेडा, उसको रिप्लेस कर दिया यूपी के भाइयों ने।
उस यूथ को, भाई देखिए प्रकृति का नियम है, देयर कैन नेवर बी ए वैक्यूम, कभी भी वैक्यूम नहीं रहेगा। अगर कोई जाएगा तो उसकी जगह भरने के लिए कोई आएगा। तुम गए कनाडा, वो चले आए यहां। अच्छा सर, दूसरी एक बात और है, आपको मालूम है, आप खुद पूर्वांचल के हैं, पूर्वांचल का आदमी अकेला नहीं जाता है कलकत्ता कमाने या लुधियाना कमाने। पहले एक गया, उसके बाद साल भर बाद आया तो एक और को ले गया, फिर दो को फोन करके बुला लिया, फिर दो ठो बुला लिया, पता लगा ये भैया 10 12 15 ठौरा हो गए, और एक एक करके बढ़ते जाते हैं, वहां एडजस्ट होते जाते हैं। जहां बाकी काम कर रहे थे उसी काम में एडजस्ट, तो बहुत तगड़ा एक ग्रुप बन जाता है। मैंने आज इसी पे भी एक फेसबुक पोस्ट लिखी है। तो सर, मेहनत कश प्रत्येक बिजनेस पे आज प्रवासियों का कब्जा है पंजाब में। मैं तो पंजाब में रहता हूं, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एक रोड है, 66 फुट रोड बोलते हैं उस पे बहुत बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। कम से कम 20 बड़े मल्टी स्टोरी बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उसमें कम से कम सर 50-60 हजार लेबर काम करती होगी। 50 में से 48 हजार यूपी वाले हैं, यूपी बिहार वाले। अच्छा, राइट फ्रॉम इंजीनियर से लेके और चौकीदार तक, इंजीनियर भी यूपी का है। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, ठेकेदार, राजमिस्त्री, लेबर, जेसीबी ऑपरेटर, बिहार और यूपी 99% स्टाफ यूपी का है। कर लीजिए, बिहार का भी है, केवल यूपी का? यूपी बिहार, यूपी यूपी बिहार एमपी, यूपी बिहार एमपी, मतलब अप्रवासी। अच्छा, उसके बाद सर्विस इंडस्ट्री पूरी, सब्जी, फ्रूट, रेडी। अच्छा, हेल्पिंग स्टाफ, ये जो हेल्पिंग स्टाफ को हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं ना। हमारी जो मेड है, एक दिन मेरी ऐसी बातों बातों में उससे बात हो गई, 1 लाख रुपए महीने की इकोनॉमी है उसकी। उसका पति रात को कहीं चौकीदारी करता है, दिन में काम करता है, क्योंकि चौकीदारी में सिर्फ सोना होता है उसको वहां जाके। 2 सैलरी तो वो लेता है, और मेड हमारी औसतन 15 से 18 हजार रुपया महीना लेती है। 4 या 5 घरों में काम करती है। उसकी 3 बेटियां हैं, वो परमानेंट कुछ फैमिलीज में ओल्ड एज लोगों की सेवा करती है, 3 बेटियां। तो मैंने पूछा, मैंने तो अंदाजा लगा, मैंने कहा बिल्कुल तो 1 लाख रुपया महीना की इकोनॉमी है। कहने को बहुत गरीब है, मतलब सो कॉल्ड गरीब है। तो जो परिवार 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है वो गरीब है? आप बताइए। 5.5 लोग काम करने वाले हैं उस घर में, कर लीजिए। तो जो हमारे यहाँ गाजीपुर में एक ठाकुर साहब हैं, सॉरी गाजीपुर के ठाकुर साहब ने सुल्तानपुर लोधी में, ऐसे ही बाई चांस मेरा उनसे परिचय हो गया। वो मुझसे पंजाबी में बात कर रहा था, तो मैं उसको भोजपुरी में, मैंने अरे अरे कहाँ घर, अरे बोले अरे भैया तू तो अपने और लोग के तू है। मैंने कहा कहाँ घर है? बोला हम गाजीपुर। मैंने सरे हम गाजीपुर का ही। ऐसे बात हुई, बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। तो ठाकुर साहब हैं, 10 या 11 रेडी लगती है शहर में, और उन्होंने बताया कि मेरे लाए हुए 100 लोग यहाँ फ्रूट और सब्जी का काम करते हैं, उनके द्वारा लाए गए, जो कि सिर्फ सुल्तानपुर लोधी एक छोटे से कस्बे में काम करते हैं, करीब 100 लोग। तो मैंने एक दिन मैंने कहा आपकी कितनी लगती हैं? बोला वो देखिए ये सब मेरी है, जो उनकी पर्सनल है, बाकी उनके ग्रुप की है, उसमें भी सब में शेयर है उनका। तो मैंने पूछा एवरेज क्या है? बोला हर रेडी मिनिमम 2000 रुपया पर डे कमा के देती है। तो जिस आदमी की 20,000 रुपए डेली की आमदनी है, वो गाजीपुर में जमीन का रेट का भाव काहे नहीं बढ़ा देगा? और ऐसे कितने लोग काम कर रहे हैं सर यूपी बिहार के? करोड़ों। सर उसमें से ज्यादातर लोग 1000, 2000, 3000 रुपए की दिहाड़ी बनाते हैं रोज। मैंने अपने घर में अभी वॉलपेपर लगवाया। मेरा महाराष्ट्र, बाबा जी मेरा महाराष्ट्र का अनुभव है। महाराष्ट्र की हालत यही है, हर जगह की। प्रवासी देखिए, प्रवासी जहां जाएगा वो तो काम कर रहा है,
मैं पंजाब के रेफरेंस में ये जो अगेंस्ट प्रवासी मुहिम है, इसकी वजह क्या है और ये कहाँ तक आगे बढ़ेगा? आपने बड़ा गंभीर बात बताई कि इसके पीछे भी अलगाववादी हैं, खालिस्तानी एजेंडा है। अब एक चीज़, सर बिल्कुल। क्या अगर 1 मिनट, आपने एक चीज़ और जो कही सर, कि जो उनके बच्चे थे कनाडा चले गए तो उनकी जगह नेचुरली भर गई और प्रवासी पहुँच गए। अगर ये प्रवासी हिंदू मज़दूर जिनमें बहुलता हिंदुओं की है, आपके आपके हिसाब से जो बात समझ में आ रही है, अगर ये चले गए, तो फिर तो वहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी फिल कर ऑलरेडी देंगे आ बगैर। चुके हैं सर, आने वाले नहीं हैं, आ चुके हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। यहाँ पे जो मंडियां हैं जहां फसल आती है किसान की, तो वहां पे हर आड़तीये के हाँ, पास हाँ। अपनी एक पर्सनल लेबर होती है, 30-40 लोगों की। भाई किसान आया, आड़ती ने बोला हुँ, नहीं इसमें तो मॉइस्चर ज्यादा है, सुखाओ इसको। अब किसान के पास, बेचारे के पास कहाँ है? तो आड़तीये की लेबर होती है, प्रति बोरी रेट फिक्स है, प्रति कट्टा उतना कट्टा माल वो उसकी लेबर सामने मैदान में सुखाएगी। बाई चांस अगर बारिश आ गई, तुरंत उसको तिरपाल से ढकेगी, फिर तिरपाल उठा के इकट्ठा करके कट्टे में भर के कांटा करेगी, कांटा करके ट्रक में लोड करेगी, लोड करके जहां उतारना होगा वहां, खैर वो तो गोदाम वाला उतरवाएगा। अब मेरे को 50 लेबर चाहिए, तो मैं 50 लेबर से, मैं आड़तिया हूं, मैं कैसे डील करूंगा? आप ठेकेदार हैं, आपसे बात हो गई, इतना रुपया बोरी। अब मेरे 5 रुपया बोरी, आपने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आप बिहार से 4-4.5 रुपए में ले आए लेबर। अब पहले ये ठेकेदार सब हिंदू होते थे, आज की तारीख में 90% ठेकेदार पंजाब की मंडियों में मुसलमान हो चुका है, और उसकी लाई हुई 100% लेबर बंगाली स्पीकिंग मुसलमान है। अब वो रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, मैं नहीं जानता, बट दे आर ऑल उनके खिलाफ ये बंगाली। मुहिम नहीं चल रही है? ये जो पंजाब बचाओ, प्रवासी नहीं भगाओ, भैये नहीं भगाओ, नहीं उनके नहीं खिलाफ? नहीं, वो ठेकेदार की लेबर है, उसको कौन भगा देगा? हुँ, वो अड़तीये की लेबर है। हमारे एक मित्र हैं, उनके करीब 1.5 दर्जन राइस मिल्स हैं। हुँ। हर राइस मिल में 100 आदमी खटता है, उनकी लेबर कौन भगा देगा? पर दिक्कत कब आएगी? जब एक कलेक्टिव माहौल बन जाएगा कि यार वहां तो हुँ, मार के भगा रहे हैं। तो आपको मालूम है ना, बिहारी जब तक तो टिका है तब तक टिका है, जौने दिन होकर मूड बन गया और उसने पूरब की ओर मुंह कर लिया, फिर नहीं टिकता है, फिर तो पैदल चला आएगा अपने घर। आए थे ना सब कोविड में, पैदल चल पड़े थे ना, भूल गए? फिर सर जब वापस जाता है तो दुगनी लेबर मांगता है, तेल, सुगंधित तेल लगाना पड़ता है। तो अभी इन लोगों को ये पता ही नहीं चल रहा है कि हम कर क्या रहे हैं। जो एजेंडा है जिनका, वो तो करवा रहे हैं ये सब, हुआ हुआ आप पंजाब बचाओ, पंजाब बचाओ, भैया भगाओ, हाय असी तो पंजाब बचा लिया। 200 रेडी लगती थी भैया की, उठवा दिया, सब पंजाबी अपना माल बेच रहे हैं। अरे यार कितने दिन बेचोगे, हमें भी पता है, इन तेलों में कितना तेल है सबको मालूम है। परंतु सर एक इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है, असल में भैया नहीं भगाया जा रहा है, हिंदू भगाया जा रहा है। कल मैंने आपको एक वीडियो भेजी थी जिसमें कहा कि अब इस वक्त इस गांव में एक भी प्रवासी नहीं है, सब भगा दिए गए, भगा दिए गए, वेरी गुड, आज प्रवासी भगाए हैं सर। कल को आपको चुपचाप धीरे से पता लगेगा कि इस गांव में अब एक भी हिंदू नहीं है। और सर ये एक बार हो चुका है, 80 और 90 के दशक में सभी हिंदू गांव से निकल के कस्बों और शहरों में बस चुके थे। आज पंजाब का प्रत्येक कस्बा, जिसकी 10,000 भी अगर आबादी है, तो वो हिंदू बहुल है। हर एक कस्बा आज पंजाब का, शहर की तो बात ही छोड़ दीजिए, ईच एंड एवरी स्मॉल टाउन इज हिंदू बहुल। क्यों? हिंदुओं ने गांव छोड़ के अपने घेटोज बना लिए। अब क्या है सर कि
हिंदू का बिजनेसमैन, हिंदू बिजनेसमैन है, हिंदू इंडस्ट्रियलिस्ट है ज्यादातर, उनकी इंडस्ट्री में 70-80 आदमी चाहिए, दुकान पे 10-12 सेल्समैन चाहिए, चाहिए ना। आपने भगा दिया। अच्छा, भगाने वाले कौन है? जमींदार साहब लोग। उनकी लेबर क्या होती है? वो सीजनल होती है, 3 महीने के लिए चाहिए उनको, साल भर नहीं चाहिए लेबर। तो जाके वॉल्वो में बैठा के ले आते हैं। उतनी लेबर आ भी जाएगी, आएगी 2 महीना खटेगी। जो धान की रोपाई का सीजन होता है 1-1.5 महीना, मक्की का सीजन होता है 1 महीना। बाकी गांव अपने घर पे एक रखते हैं, उसको तो दामाद की तरह रखते हैं, उसको तो फर्स्ट क्लास। पहले कूलर कमरा लगा देते थे, अब तो मैंने सुना एसी भी, भैया एसी रूम में भी रह रहे हैं, सरदार जी लोगों ने लेकिन लगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं जो पर्सनल रखते हैं, मेरे पास कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी कहानियां हैं और वीडियोस हैं जिनमें जो है वो लगभग कैद की तरह, गुलाम की तरह भी रखा है हाँ और रेस्क्यू किए गए हैं। हाँ हाँ, वो तो चलता ही है सर, उतना तो चलता है। हम्म। तो सर बात यह है कि जिनकी लेबर भगाई जा रही है, जिनके बिजनेसेस प्रभावित हो रहे हैं, वो ज्यादातर हिंदूज हैं। ये जो 1.5 साल का जो धरना लगा था, बर्बाद कौन हुआ? लुधियाना के इंडस्ट्रियलिस्ट बर्बाद हुए, बिजनेसमैन बर्बाद हुए, किसान का तो सर लॉकडाउन में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे गेहूं को थोड़ी ना मालूम है कि लॉकडाउन है अब नहीं पड़ना है, उनकी फसल तो लॉकडाउन में भी बिकी थी। बर्बाद तो बिजनेसमैन हुआ ना, बर्बाद तो इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ, वो प्रीडोमिनेंटली हिंदू है। अच्छा सर, एक चीज बताइए, पंजाब बचाओ और उसके पीछे जो आप अलगाववादी वाला एंगल बता रहे हैं, तो ये तो अपने आप को भाई धार्मिक कहते हैं, बहुत बड़े वाले धार्मिक कहते हैं। ये जो इनका ईसाईकरण हो रहा है, इसको लेके कभी कोई रिएक्शन? सर 1-2 बार रिएक्शन करने की कोशिश की थी, कोशिश। हाँ। सिर्फ एक बार बयान देने की कोशिश की थी, और एक आध लोगों ने सड़क पे कुछ करने की कोशिश की थी। ऐसी आंख दिखाई थी ना, 1 घंटे में मूत निकल गया था। किसने आंख दिखाई? किसने? अमेरिका में कुछ लोग बैठे हैं जो बहुत मोटी फंडिंग करते हैं। पोप साहब भी हैं, जॉर्ज सोरोस जी भी हैं, आपके हाउ का नाम माइक्रोसॉफ्ट वाले क्या नाम है, बहुत लोग हैं सर जिनके पैसे पे। सर 2 बिस्किट में पूंछ हिलाने लगता है कुत्ता, जो कुत्ता भौंकता है ना, उसको सिर्फ 2 बिस्किट खिला के देखिए किसी दिन। अच्छा, इस सबके बीच में वहां पार्टियां भी तो जिंदा हैं, पॉलिटिकल पार्टियों की मैं बात करता हूँ। मैं सरकार में इस समय जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी और सरकार, उसके अलावा बीजेपी वहां है, उसके अलावा कांग्रेस वहां है, अकाली दल वहां है, वहां ठीक ठाक प्रेजेंस जो है वो बसपा की भी है, और किसान जत्थेबंदियां जो हर बात के लिए कूदती थी। आज पंजाब बचाओ में ये भी शामिल हैं या चुप हैं? इनका क्या रोल है? सर अगर यूपी और बिहार का अप्रवासी वोटर लिस्ट में नाम लिखाएगा पंजाब में, तो बीजेपी को वोट देगा। परंतु कोई बांग्लादेशी और रोहिंग्या अगर वोटर लिस्ट में नाम लिखाएगा तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को वोट देगा। इसलिए भैया भगाओ, रोहिंग्या लाओ। तो भैया भगाया मतलब बीजेपी का वोटर भगाया, रोहिंग्या लाए मतलब कांग्रेस और आम आदमी का वोटर आया, आपस में बांट लेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए, सारे के सारे, जैसे आपने कहा कि किसानों के लिए तो सीजनल मजदूरों की जरूरत होती है, तो मान लीजिए वो जाते हैं, किस काम करते हैं, चले आते हैं। ये रेडी वाले जितने हैं, बाकी बिजनेसेस वाले हैं, हाउस हेल्पर्स जो हैं, वो मान लीजिए वहां रह रहे हैं, किराए पर रह रहे होंगे, इधर रह वो रहे सब होंगे, उधर रह रहे इंडिपेंडेंट होंगे, है, लेकिन वो सब लेकिन लेकिन इंडिपेंडेंट है। लेकिन
सर लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है प्रवासियों का जो वहां 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से रह रहा है, वहां उनके मकान हैं, वहां उनकी जमीनें हैं, और एक तरह से आप कहिए कि वो वहां रेजाइड करते हैं। उनके खिलाफ भी यही सेंटिमेंट है, उनको भी भगाया जाना है। ये पंजाब कैसे बचेगा? क्योंकि मैं सर ऐसे सैकड़ों परिवारों को जानता हूं जो वहां तीन डीप तीन पीढ़ियों से रहते हैं। सर डीप स्टेट के प्रोजेक्ट्स बड़े लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो 5 से 10 सालों में रिजल्ट देते हैं। आज अगर आप माहौल खराब करेंगे तो उसका रिजल्ट 5 से 10 सालों में आएगा। और सर आज एक आदमी बेशक यहां आके बस गया है, जब उसको दिखेगा यार यहाँ तो माहौल खराब है। अच्छा, एक और बहुत बड़ा कारण है ना सर, यूपी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। सर इकोनॉमी का सबसे बड़ा केंद्र अगले 5 से 10 सालों में यूपी बनने जा रहा है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तो यूपी की अभी होने जा रही है। सर पहले आखिर पंजाब में अट्रैक्शन क्या था? सर अट्रैक्शन ये था कि एक रिक्शा पुलर 1 किलोमीटर अगर सवारी लेता है तो यदि उसको यूपी में 10 रुपए का रेट मिलता था तो पंजाब में 20, 25, 30 रुपए का रेट मिलता था। सर आज सच पूछो तो पंजाब में इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन गई है। पंजाब की बाइंग कैपेसिटी पहले की तुलना में बहुत कम हुई है, यूपी की बहुत तेजी से बढ़ी है। इसलिए यूपी की तरफ वापस लौटने का ऑप्शन यूपी बिहार वालों के लिए हमेशा खुला है। तब तो आप जस्टिफाई कर दे रहे हैं, अगर ऐसी बात है तब तो नहीं नहीं ये पंजाब बचाओ जस्टिफाई हो जाता है। सर एक मिनट, पर वो वो जेनरिक होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, किसी के डर से नहीं। दुनिया में हर कौम, हर देश में माइग्रेशन होता है, बट इट शुड बी जेनरिक। वो एक्सोडस नहीं होना चाहिए। यहां एक्सोडस हो रहा है, यहां लोगों को मार के भगाया जा रहा है, उनके बिजनेसेस पे कब्जा किया जा रहा है, उनके खिलाफ बॉयकॉट की कॉल्स दी जा रही हैं, उनको मता पास किया गया। 25 गांव में एक भी अप्रवासी, जो अप्रवासी रखेगा उस पर जुर्माना किया जाएगा। अपने मकान खाली कराइए इनसे, कराया जाए और किस कोई सरपंचों को। बिजनेस से सामान नहीं खरीदेगा। मैंने आपको वीडियोस भेजी हैं। सरपंचों, हाँ हाँ, हाँ मैंने देखे हैं सर, सरपंचों को नोटिस दी जा रही है। इसके माइक लिए पे सरपंच अनाउंसमेंट हो रही है, माइक पे, माइक हाँ पे हाँ माइक अनाउंसमेंट हो पे, रही है। यस यस, लोगों को इकट्ठा करके ऐसे तमाम वीडियोस हैं। तभी मैंने हाँ, आपसे निवेदन किया कि इस पर बातचीत करने की बेहद जरूरत है। और दर्शकों, अब जिस हिसाब से अंदाजा लग रहा है बाबा जी से जो बात, ये केवल ऐसा नहीं है कि प्रवासी एक घटना हो गई और एक निर्मम बच्चे के साथ एक क्राइम हो गया। क्राइम तो अ, होता है, क्राइम अगर हो रहा है तो उसको अरे कंट्रोल किया जाता है, लेकिन क्राइम उसके पंजाबी आड़ नहीं में, करते क्या? पंजाबी क्राइम नहीं हाँ करते। बिल्कुल, 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 मैं वही कह रहा हूँ। क्राइम कहाँ नहीं होगा भाई, क्राइम तो होता ही है, एक मतलब अब जेन्युइन चीज़ है, कम होना चाहिए वो अलग बात है। क्राइम को कंट्रोल करना दूसरी चीज़ है। लेकिन ये तो बेहद खतरनाक, और एक इसके मतलब इतने मल्टीपल एंगल दिखाई दे रहे हैं कि मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में एक बड़ी समस्या बनेगी। और ये एक गहरी साजिश है, जैसे इसमें डीप स्टेट, फॉरेन एलिमेंट, इसमें अलगाववादी एलिमेंट, उसी के साथ हिंदू प्रताड़ना, ये भी एक नया दौर है। ये कई प्रयोग हो रहे हैं, किसान आंदोलन के नाम पर प्रयोग हुआ पंजाब में, उसको उर्वरक धरती बना दी गई। क्यों बनाई जा रहा है ये पंजाब को, मैं बार बार बाबा जी आपसे यही निवेदन करता हूँ कि कम से कम पंजाब को भी, पंजाब की जो समाज है, पंजाबी समाज है, उसको भी तो सोचना होगा। और वहीं पर आप देखिए तो अलगाववादियों को सांसद भी बना दिया जाता है। उसके बाद जो है किसान आंदोलन के नाम पे इतना उत्पात होता है, लोग चुप रहते हैं। दर्शकों, सच बताऊं, इस पर मुझे लगता है कि अभी कई टुकड़ों में बातचीत होनी है। मैं तो इसको सिर्फ इतना ही समझ रहा था कि ये प्रवासी मजदूरों के खिलाफ केवल उस सेंटिमेंट जो क्राइम हुआ उसकी वजह से है। लेकिन बाबा जी ने, आपने जो इसकी गहराई बताई, मुझे लगता है कि इस पर बेहद गंभीरता से बात होनी चाहिए और राष्ट्रव्यापी बात होनी मैं चाहिए। शर्मनाक एक ये है कि इस पर चुप्पी है। जी। सर एक बात और बता दूं, बड़ी हुँ, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेट 70s में जब
आतंकवाद शुरू हुआ था पंजाब में, तब से लेकर आज तक इन तमाम डिस्टरबेंसेस के पीछे जो पेजेंट्री है ना, जो कृषक वर्ग है, जट जमींदार है, वही सारी गड़बड़ करता है। क्यों? चाहे कितना अनरेस्ट हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, उसके बिजनेस पे तो कोई फर्क है नहीं, कोई फर्क क्योंकि नहीं वो तो पड़ता। किसान है। वो तो जाएगा, गेहूं छिट के आ जाएगा, फिर धरना देके बैठ जाएगा। मार काट किया है। दुनिया में होती रहे, उसका गेहूं फिर भी बढ़ रहा है, और उसका गेहूं सरकार ने खरीदना है। उसकी प्रोडक्शन की भी गारंटी है, उसकी सेल्स की भी गारंटी है। बिल्कुल, चमड़ी इसीलिए मोटी है बाबा जी, तो चमड़ी इसीलिए उसको मोटी है। पंजाब पूरा बर्बाद हो जाए, कोई फर्क नहीं अगर पड़ेगा। बिजनेस बर्बाद हुआ तो वो हिंदू का होगा। हिंदू का होगा। ट्रेड, इंडस्ट्री, सब कुछ अगर बर्बाद होगा तो वो हिंदू का होगा। बिल्कुल, डर इसीलिए की मैं कहता हूँ ना, इसीलिए तब बाबा जी मैं कहता हूँ कि भाई शेष समाज को सोचना होगा कि ये कौन मुट्ठी भर लोग हैं और वो शेष जिनके पास समाज ताकत ही इस बहुत मुहिम ज्यादा में है। शामिल है। सुनिए, वो शेष समाज ही इस मुहिम में शामिल है कि पंजाब भैया भगाओ पंजाब बचाओ उनको नहीं मालूम है, तुम अपना डेथ वारंट लिख रहे हो। अब समझ में आया आपने शुरुआत क्यों किया था इस लाइनों से कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। ये पंजाब के जनता को ही सोचना होगा और सर क्योंकि मैं आज सॉल्यूशन वहीं बता से रहा हूं, आएगा। जो आज हम्म, भैया भगाओ अभियान है ना, बहुत जल्दी आप सुनेंगे कि हिंदू भगाओ पंजाब बचाओ। ये जो बेहद भगाओ खतरनाक। पंजाब बचाओ है ना, ये बहुत जल्दी हिंदू भगाओ बिल्कुल पंजाब बचाओ में तब्दील होगा। आज बता रहा हूं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं पर रोल आता है धर्म गुरुओं का। आप बैठ के आप उपदेश देते हैं, मठों का, मंदिरों का। आप लोग क्या कर रहे हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, उनको सोचना जरूर होगा। ये आंखों के सामने हो रहा है। हमने बाबा जी आपके साथ जो भी बात किया, बेहद गंभीर स्थिति का आकलन हो रहा है। इस पर हम और भी बात करेंगे। मेरे पास इतने ज्यादा कंटेंट आ रहे थे, वीडियोस आ रहे थे कि मैं परेशान हो गया। मैंने कहा क्या, फिर आपको देखा मैंने सोशल मीडिया पे, लगातार आप लिख रहे हैं और आप हकीकत से वाकिफ भी हैं। दर्शकों, गंभीरता समझिए। और अगर ये विषय आपको भी जरा सा गंभीर लग रहा हो तो वीडियो आगे बढ़ाइए, जरा इस पर चर्चा होनी चाहिए। जहां भी आप एक्टिव हो वहां चर्चा कीजिए। और उम्मीद करिए कि पंजाब का समाज खुद सोचेगा कि वो अपने ही गले में डालने के लिए एक रस्सी का रेशा खुद बन रहा है, खुद वो रस्सी तैयार कर रहा है। बाबा जी आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी ये चर्चा जरूर आपसे करते रहेंगे। दर्शकों, इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त करेंगे। मुझे और बाबा रामदास जी दोनों को आज्ञा दीजिए। चैनल सब्सक्राइब आपने किया है, वीडियोस को लाइक करते रहिए, फॉरवर्ड करते रहिए, बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। तो इसी के साथ हमें और बाबा जी दोनों को आज्ञा। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव।